नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की कला और संस्कृति की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास इस पर कुछ काफी डिटेल्ड नोट्स हैं और हमारा इरादा है कि इनमें जो सबसे जरूरी, सबसे दिलचस्प बातें हैं, उन्हें सामने लाया जाए। जी। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों की, उनकी जुबानों की और हाँ, यहाँ के जायकेदार खाने की, अनोखी कला, त्योहार, मतलब वो सब कुछ जो इस पहाड़ी प्रदेश को एक खास पहचान देता है। बिल्कुल। ये उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक आत्मा है ना, उसको समझने की एक कोशिश होगी। हम देखेंगे कि कैसे यहाँ के पहाड़, नदियाँ, इतिहास, इन सब ने मिलकर एक ऐसी संस्कृति बनाई है जो मतलब विविध भी है और गहरी भी। हाँ। तो चलिए इस जानकारी के सागर में गोते लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं यहाँ के रहने वालों से। जैसा कि नोट्स बता रहे हैं, 2011 की जनगणना देखें तो उत्तराखंड में लगभग 83% आबादी हिंदू है। उसके बाद करीब 14% मुस्लिम और फिर सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन समुदाय भी हैं। तो मतलब काफी मिलीजुली सी तस्वीर दिखती है। हाँ, और भौगोलिक रूप से देखें तो मतलब गढ़वाल और कुमाऊं, ये दो बड़े सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। इसीलिए यहाँ के लोगों को अक्सर गढ़वाली या कुमाऊनी कहा जाता है। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन सिर्फ यही पहचान नहीं है। यहाँ जाद, शौका, बुक्शा, थारू, जौनसारी, भोटिया, राजी, गुज्जर ऐसी कई जनजातियां भी रहती हैं और इन सब की अपनी अलग परंपराएं हैं, अपनी जीवन शैली है। जाति व्यवस्था के बारे में नोट्स में एक काफी दिलचस्प बात कही गई है। यहाँ कोलडोम, खस राजपूत, खस ब्राह्मण। हाँ, और बाहर से आए राजपूत और ब्राह्मण समुदाय भी हैं। हाँ, वो भी हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि उत्तराखंड में जाति व्यवस्था देश के कई हिस्सों की तुलना में काफी लचीली है। ये कैसे? ये सचमुच, हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। नोट्स बताते हैं कि यहाँ सामाजिक रुतबा जो है वो अक्सर जाति से ज्यादा आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अच्छा। और ऐतिहासिक विकास का नतीजा है। और फिर स्थानीय लोगों के साथ पंजाबी, नेपाली, बंगाली, तिब्बती समुदायों के बसने से भी यहाँ की जो सामाजिक बुनावट है वो और रंगीन हुई है। और जुबानों का क्या? भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी तो राजभाषा है, ये पता है। हाँ, हिंदी राजभाषा है। अंग्रेजी और संस्कृत को भी मान्यता है। अच्छा। पंजाबी भी बोली जाती है, खासकर उधम सिंह नगर में, और हरिद्वार में उर्दू भी काफी सुनने को मिलती है। लेकिन जो पहाड़ी पहचान है वो तो गढ़वाली और कुमाऊनी से ही जुड़ी है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ बोलियां नहीं है, ये यहाँ की सांस्कृतिक पहचान की आत्मा है एक तरह से। कुमाऊनी जो है वो कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। और इसकी भी कई क्षेत्रीय शाखाएं हैं जो दिखाती हैं कि कैसे पहाड़ों में अलग अलग घाटियों में भाषा थोड़े थोड़े फर्क के साथ विकसित हुई। जैसे पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के अलग अलग हिस्सों में आपको सिराली, सोरयाली या खसपरजिया सुनने को मिल सकती है। अच्छा। और गढ़वाली, वो गढ़वाल क्षेत्र की भाषा है। इसकी जड़ें शौरसेनी प्राकृत में मानी जाती हैं और इस पर संस्कृत और पाली का भी असर दिखता है। और इसकी भी अपनी क्षेत्रीय विविधताएं हैं, जैसे श्रीनगरी, सलानी, राठी वगैरह। तो ये बोलियां उत्तराखंड के भाषाई समृद्धि दिखाती हैं। पर एक चिंता की बात यह है कि यूनेस्को ने कुमाऊनी को असुरक्षित भाषा माना है। हाँ, जो हमें याद दिलाता है कि इस भाषाई धरोहर को सहेजने की कितनी जरूरत है। बिल्कुल, ये तो जरूरी है। अच्छा, भाषा से अब आते हैं स्वाद पर। उत्तराखंड का खाना, नोट्स कहते हैं कि बहुत पौष्टिक होता है और लकड़ी या कोयले की धीमी आंच पर पकने से इसका स्वाद एकदम अलग हो जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ दालों का बहुत महत्व है, शायद चावल से भी ज्यादा। अच्छा। हाँ, बटकी दाल जो काला सोयाबीन होता है, गाहत यानी कुल्थ, उड़द दाल की बड़ी, मूंग दाल की मंगोड़ी, ये सब चीजें ना ठंडे मौसम में शरीर को ताकत और गर्मी देती हैं। सही। मंडुआ यानी रागी और झंगोरा जैसे जो स्थानीय अनाज हैं वो यहाँ के खान पान की रीढ़ हैं। और एक और बात है, कुमाऊनी खाने में दूध या उससे बनी चीजों का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है। ऐसा क्यों? शायद पहाड़ी गायों की दूध देने की क्षमता या फिर स्थानीय कृषि परंपराओं के कारण हो सकता है। ठीक से कहना मुश्किल है, पर ऐसा देखा गया है। अच्छा। कुछ खास व्यंजनों का जिक्र करेंगे जो वाकई अलग हैं, जो सिर्फ वहीं मिलते हों। जरूर। जैसे काफुली है। ये पालक और मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों से बनी एक गाढ़ी ग्रेवी होती है, बहुत पौष्टिक। सुनने में अच्छा लग रहा है। हाँ, फिर है भट की चुड़कानी। ये भट की दाल से बनने वाला एक खास व्यंजन है जो त्योहारों पर बनता है।
अरसे का जिक्र करना भी जरूरी है। हाँ, अरसे तो सुने हैं। चावल और गुड़ से बनी मिठाई होती है, कम कैलोरी वाली। पारंपरिक रूप से बेटी के घर भेजी जाती है कलेवा के तौर पर। अच्छा, ये कलेवा क्या होता है? बेटी के घर मायके से जो तोहफे या खाने पीने की चीजें भेजी जाती हैं, उसे कलेवा कहते हैं। ओके। और हाँ, कंडाली का साग, इसे सिसूण भी कहते हैं। ये बिच्छू बूटी जैसे पौधे से बनता है। बिच्छू बूटी, उससे तो खुजली होती है। हाँ, कच्ची पत्ती से होती है, लेकिन पकने के बाद इसका डंक खत्म हो जाता है और ये बहुत स्वादिष्ट और सेहतमंद साग बनता है। ये दिखाता है कि लोग प्रकृति के साथ कितने जुड़े हुए हैं, जंगली उपज का कैसा इस्तेमाल करते हैं। कमाल है। हाँ, और मंडुए की रोटी और झंगोरा की खीर, जिसे स्वाला कहते हैं, ये भी पहाड़ी थाली के अहम हिस्से हैं। सुनने में ही मुंह में पानी आ रहा है। मतलब ये सिर्फ खाना नहीं है, ये वहाँ की जमीन और मौसम का आईना है ना? बिल्कुल सही कहा। अब कला की बात करते हैं। उत्तराखंड की कला की जड़ें तो बहुत पुरानी हैं, प्रागैतिहासिक काल तक जाती हैं। जैसे लखोडियार गुफा के चित्र मिले हैं। हाँ। तो यहाँ लोक कला भी है और शास्त्रीय प्रभाव वाली चित्रकला भी। लोक कला मतलब जो आम लोग बनाते हैं, जैसे दीवारों पर या जमीन पर? हाँ बिल्कुल, जैसे ऐपण, ये कुमाऊं की बहुत खास अनुष्ठानिक लोक कला है। ऐपण? हाँ, इससे शुभ मौकों पर घर की देहरी, दीवारों और पूजा की चौकी पर चावल के आटे के घोल, जिसे बिस्वार कहते हैं, और गेरू से बनाया जाता है। अच्छा। इसके डिजाइन बहुत सुंदर होते हैं और हर डिजाइन का अपना मतलब होता है, जैसे जयंती पट्टा या वसुधरा। पहले ये सिर्फ जमीन या दीवार पर बनता था, अब तो कपड़ों और लकड़ी पर भी बनाया जाता है। ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये आस्था और परंपरा का प्रतीक है। इसी तरह पीठ होते हैं पूजा स्थल पर, देवी देवताओं के आसन के पास बनने वाले चित्र, और थापा, त्योहारों पर देवी दुर्गा के चित्र बनाए जाते हैं। ये सब तो लोक कला हो गई। और दूसरी तरफ वो लघु चित्रकला है, गढ़वाल स्कूल वाले। जी हाँ, गढ़वाल की लघु चित्रकला। इस पर शुरुआत में मुगल शैली का असर जरूर था। खासकर जब मुगल राजकुमार सुलेमान शिको यहाँ आए थे तो अपने साथ चित्रकार लाए थे। हाँ, सुना है। लेकिन यहाँ के कलाकारों ने उसे पहाड़ी माहौल और प्रकृति के जो खूबसूरत रंग हैं उनसे मिलाकर एक नई पहचान दी। मोलाराम जैसे चित्रकारों ने इसे बहुत ऊंचाई दी। अच्छा। इसके अलावा यहाँ लकड़ी पर नक्काशी का काम भी बहुत सुंदर होता है। दरवाजों, खिड़कियों, घरेलू सामान पर यह कला देखी जा सकती है। इसमें कुमाऊनी और कुछ हद तक तिब्बती शैली का प्रभाव भी दिखता है। लकड़ी का काम तो पहाड़ों में वैसे भी बहुत होता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कला के बाद आते हैं वास्तुकला पर, खासकर मंदिरों पर। उत्तराखंड तो देवभूमि है, मंदिरों की भरमार होगी। सही कहा, यहाँ के मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, वे वास्तुकला के शानदार नमूने हैं। केदारनाथ मंदिर को ही लीजिए, माना जाता है कि इसे 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। हाँ। भारी पत्थर के स्लैब से बना ये मंदिर हिमालय की भव्यता के बीच खड़ा है। इसकी शैली को कत्यूरी शैली कहा जाता है। कत्यूरी शैली। और बद्रीनाथ? बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। वो अपनी रंगीन बनावट और शंक्वाकार शिखर के साथ एकदम अलग ही पहचान रखता है। हाँ, उसकी तस्वीरें देखी हैं। और वो भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक है। एक और खास मंदिर है अल्मोड़ा के पास कटारमल सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर? हाँ, 9वीं सदी का। ये कोणार्क के बाद देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर माना जाता है। इसकी पत्थर की नक्काशी और खासकर लकड़ी के दरवाजे पर जो काम किया गया वो अद्भुत है। वाह! इसे कत्यूरी राजा कटारम्मल ने बनवाया था। ये दिखाता है कि उस दौर में कला को कितना संरक्षण मिलता था। जागेश्वर मंदिर समूह का भी जिक्र है नोट्स में, वो क्या है? हाँ, जागेश्वर अल्मोड़ा के पास है और यहाँ 100 से ज्यादा छोटे बड़े प्राचीन मंदिरों का एक पूरा समूह है। 100 से ज्यादा? हाँ, ये नागर और कत्यूरी शैली में बने हैं। ये जगह शिव पूजा का एक बड़ा केंद्र है। ये मंदिर कत्यूरी और चंद्र राजाओं के समय में बने और दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग राजवंशों ने यहाँ की धार्मिक और कलात्मक विरासत को और समृद्ध किया। वाकई कमाल की वास्तुकला है। अच्छा, अब थोड़ा यहाँ के संगीत और नृत्य की तरफ चलते हैं, फोक म्यूजिक और डांस। बिल्कुल, उत्तराखंड के लोक संगीत और नृत्य में यहाँ के जीवन की धड़कन सुनाई देती है, महसूस होती है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की अपनी खास परंपराएं हैं। पूजा पाठ से जुड़े गीत हैं, जैसे जागर। ये सिर्फ गीत नहीं है, ये देवताओं या पितरों का आह्वान करने की एक रस्म है। अच्छा। हाँ, इसमें अक्सर ढोल दमाओं के साथ गायक एक खास लय में गाते हुए किसी कहानी या गाथा को सुनाता है। कभी कभी तो गाने वाले पर देवता आते हैं, ऐसा माना जाता है। ये बहुत रहस्यमयी और शक्तिशाली अनुभव होता है।
बाप रे, ये तो काफी इंटेंस लगता है। और रोजमर्रा के जीवन से जुड़े गीत? अरे बहुत सारे हैं, जैसे बाजूबंद, जो चरवाहों के बीच प्रेम और विरह का संवाद गीत है। खुड़ेड़ गीत हैं, जो पति से दूर रह रही महिला की याद और पीड़ा को बयां करते हैं। वसंत के आने पर बसंती गीत गाए जाते हैं। शादी ब्याह जैसे मौकों पर मांगल गीत होते हैं, जो बहुत शुभ माने जाते हैं। जुमैलो जैसे गीत प्रकृति की सुंदरता का बखान करते हैं। तो ये गीत यहाँ के लोगों की भावनाओं और सामाजिक जीवन का आईना है, एक तरह से। और नृत्य? नोट्स में पांडव नृत्य, छोलिया जैसे नाम हैं, ये क्या है? हाँ, पांडव नृत्य गढ़वाल में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महाभारत के प्रसंगों का मंचन होता है, नृत्य और संगीत के जरिए। अक्सर गांव के लोग ही पांडवों और कौरवों के पात्र बनते हैं। अच्छा, गांव के लोग ही? हाँ, ये मनोरंजन से ज्यादा एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा है। दूसरी तरफ कुमाऊं का छोलिया नृत्य है। ये एक युद्ध नृत्य है। युद्ध नृत्य? हाँ, इसमें नर्तक सैनिक जैसी वेशभूषा पहनकर तलवार और ढाल के साथ बहुत जोश भरा नृत्य करते हैं। पहले ये युद्ध के समय होता था, लेकिन अब ज्यादातर शादियों के बारात का हिस्सा बन गया है। दिलचस्प है। और भी कई नृत्य हैं, जैसे लंगवेर, बरदा नाटी, चांचरी, झोड़ा। इनके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, बिल्कुल। लंगवेर नृत्य पुरुषों का एक्रोबैटिक डांस है। इसमें बांस के खंभे पर चढ़कर करतब दिखाए जाते हैं। काफी मुश्किल होता है ये। ओह। बरदानाटी जौनसार बावर का रंगीन सामूहिक नृत्य है, त्योहारों पर होता है। कुमाऊं में चांचरी और झोड़ा जैसे सामूहिक नृत्य हैं, जिनमें महिलाएं और पुरुष घेरा बनाकर गाते और नाचते हैं। झोड़ा थोड़ा ज्यादा ऊर्जावान होता है। ये सारे नृत्य खुशी और समुदाय की भावना को दर्शाते हैं। लेकिन एक दुख की बात है कि इन लोक कलाओं को बजाने वाले कलाकार, जिन्हें बाजगी कहते हैं। बाजगी? हाँ, जो ढोल, दमाऊं, रणसिंघा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं, उनकी संख्या अब कम हो रही है। ऐसा क्यों? अब शादियों में डीजे वगैरह ज्यादा चलते हैं और पारंपरिक मौकों पर भी शायद उन्हें पहले जितना नहीं बुलाया जाता। तो ये चिंता का विषय है कि कहीं ये परंपराएं धीरे धीरे खत्म ना हो जाएं। हाँ, ये वाकई चिंताजनक है। खैर, अब बात करते हैं त्योहारों की। उत्तराखंड का त्योहार कैलेंडर तो बहुत भरा पूरा लगता है। काफी त्योहार है इसमें। वाकई, यहाँ कुछ त्योहार तो हर 12 साल में मनाए जाते हैं। सोचिए। 12 साल में? कौन से? जैसे पिथौरागढ़ की शौका जनजाति का कंडाली या किरजी उत्सव है। ये एक खास फूल होता है कंडाली, जो 12 साल में एक बार खिलता है, तब ये उत्सव होता है। अच्छा। या फिर विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा, ये लगभग 3 हफ्ते चलती है और दुनिया की सबसे लंबी पैदल तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। ये भी हर 12 साल में होती है। 3 हफ्ते पैदल? हाँ, तो ये जो लंबे अंतराल वाले त्योहार हैं, ये दिखाते हैं कि परंपराएं कितनी गहरी हैं और प्रकृति के चक्र से कैसे जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और सालाना त्योहार कौन से खास हैं? बहुत से हैं। मकर संक्रांति को यहाँ उत्तरायणी कहते हैं। इस दिन बड़े मेले लगते हैं, खासकर बागेश्वर में। फूलदेई चैत्र महीने में बच्चों का त्योहार है, जब वे घरों की देहरी पर फूल डालते हैं शुभकामनाओं के साथ। कितना प्यारा त्योहार है। हाँ, हरेला अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। ओलगिया, जिसे घी संक्रांति भी कहते हैं, वो फसल और पशुधन की बढ़ोतरी का उत्सव है। और कुमाऊनी होली? हाँ, होली का जिक्र था, वो अलग कैसे हैं? वो अपने आप में अनूठी है। ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये संगीत का उत्सव है असल में। बैठकी होली, खड़ी होली, इसमें शास्त्रीय रागों पर आधारित होली गीत गाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, जो कई दिनों तक चलते हैं। बहुत सुरीला माहौल होता है। फिर चंपावत के देवीधुरा में बगवाल मेला होता है। बगवाल, वो पत्थर वाला? हाँ, जिसमें पहले पत्थर फेंकते थे, अब इसे प्रतीकात्मक रूप से फूलों और फलों से मनाया जाता है। पर ये बहुत प्रसिद्ध है। पहनावे और गहनों का भी जिक्र है। पिछौड़ और नथुली जैसे नाम तो काफी सुने हुए हैं। हाँ, पारंपरिक पहनावा भी संस्कृति का अहम हिस्सा है। कुमाऊनी महिलाओं का पिछौड़ होता है एक खास पीली ओढ़नी, जिस पर लाल रंग के डिजाइन होते हैं। ये सुहाग का प्रतीक है और शुभ अवसरों पर पहना जाता है। हाँ, देखा है मैंने। और गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं की बड़ी नथ, जिसे नथुली भी कहते हैं, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, वो तो बहुत फेमस है। सोने की बनी होती है और उसका आकार काफी बड़ा होता है। कहते हैं उसका साइज परिवार की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। अच्छा। इनके अलावा गले में गुलबंद, चंद्रहार, कानों में मुरखली, सिर पर शीश फूल जैसे कई पारंपरिक गहने हैं, जो यहाँ की कारीगरी का सुंदर नमूना है। पुरुषों के पहनावे में धोती कुर्ता, मिर्जई यानी एक तरीके की जैकेट और टोपी या पगड़ी शामिल है।
तो इस पूरी चर्चा से मतलब ये तो बिल्कुल साफ है कि उत्तराखंड की संस्कृति कितनी ज्यादा समृद्ध है, कितनी विविध है। इसको सहेजने के लिए, इसको बचाने के लिए क्या कुछ हो रहा है? हाँ, इसकी समृद्धि को तो यूनेस्को ने भी पहचाना है। फूलों की घाटी और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं। हाँ, ये तो पता है। वहीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में चमोली का रम्माण उत्सव शामिल है। इसमें मुखौटे पहनकर रामायण का मंचन होता है। अच्छा। और कुंभ मेला भी यूनेस्को लिस्ट में है। अच्छा, रम्माण उत्सव। और सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार ने भी संस्कृति के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने के लिए कई संस्थान खोले हैं। जैसे देहरादून में हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र है, अल्मोड़ा में नाट्य एवं संगीत अकेडमी है,